हेलो स्टूडेंट्स। जो अभी का टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन फर्स्ट। इसमें हम ऑक्सीडेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जनरली जो आपका ऑक्सीडेशन वाला चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। एसिड रिडक्शन वाला चैप्टर भी काफ़ी एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम की बात करें या आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम की बात करें। सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता क्या है? आज तक आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा, उसमें ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा। जनरली ऑक्सीडेशन इनऑर्गेनिक में आपने ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर आपने कहा होगा कि भाई जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है किसी भी मेटल का, लेट अस कंसिडर यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो गया, तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा। तो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में जो डेफिनेशन होती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गिवन कंपाउंड, द ओवरऑल रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या दूसरा डेफिनेशन इसका जो आप जनरली देखते हैं, ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एक थर्ड और होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जहां पे रिमूव होता है वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। टू अंडरस्टैंड वेदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अंडरगोज oxidation or reduction, the carbon functional group is classified into 5 oxidation levels. जनरली होता क्या है, जब आप कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ते हैं, लेट अस कंसिडर मैंने कहा कि भाई RCH3 है, इसको मैंने RCH2Cl में कन्वर्ट किया, देन इसको RCH2OH में कन्वर्ट किया, देन यह आपका RCHO में कन्वर्ट हुआ, देन ये RCOH में कन्वर्ट हुआ, देन RH प्लस CO2 बाहर रिलीज हुई। तो ये ओवरऑल रिएक्शन, ये कन्वर्जन कौन सी रिएक्शन है, ये आप ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे तो नहीं बता पाते ना ऑर्गेनिक में। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना जरूरी पड़ता है, ऑक्सीडेशन लेवल के बारे में पढ़ना जरूरी होता है। और ये ऑक्सीडेशन लेवल क्या है, सबसे पहले ये बात बता दूं मैं आपको, ऑर्गेनिक में ऑक्सीडेशन लेवल 4 टाइप की होती है, सॉरी 5 टाइप की होती है। फर्स्ट वन लेवल 0। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऐसे कार्बन जिसमें कार्बन के सराउंडेड में कोई भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं जुड़ा हुआ है और कार्बन सिंगली बॉन्डेड है, मतलब सैचुरेटेड हो, तो उस केस में ये इसका ऑक्सीडेशन लेवल 0 है। यहाँ पर कोई भी आपका कार्बन के सराउंडेड में हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर कार्बन के सराउंडेड में 4 CH3 जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल थर्ड की बात करें तो यहाँ पे 2 CH3 और 2 H जुड़े हुए हैं। तो ओवरऑल जो ये 3 एग्जाम्पल हैं, इनमें ऑक्सीडेशन लेवल इस कार्बन का क्या होगा, 0। ऐसे इस कार्बन का भी 0 और ये कार्बन का भी 0 ऑक्सीडेशन लेवल। नेक्स्ट देखिए लेवल 1, ऑक्सीडेशन लेवल 1 कब होता है और कौन से इसके एग्जाम्पल होंगे। कार्बन बॉन्डेड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये ध्यान से देखिएगा कि कार्बन किससे अटैच्ड होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड होना चाहिए, या कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड ग्रुप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आपका लेवल 1 में आता है, ऑक्सीडेशन लेवल 1 में। तो यहाँ पे देखिए इसके एग्जाम्पल, फर्स्ट वन मैंने एन ब्यूटाइल अल्कोहल लिया हुआ है। इस कार्बन से जो
इस कार्बन से एक साइड से ऑक्सीजन जुड़ा है, एक साइड से कार्बन जुड़ा है, मीन्स एक साइड से आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो जिसके कारण इस कार्बन का ऑक्सीडेशन लेवल हो जाएगा 1। और ऐसे ही ये भी हेटेरो एटम जुड़ा हुआ है तो इसका भी ऑक्सीडेशन लेवल हो जाएगा 1। इस कार्बन का ऑक्सीडेशन लेवल हो जाएगा 1, और इस कार्बन का ऑक्सीडेशन लेवल भी 1 होगा भाई। दो साइड से, ऐसा नहीं है अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, यहाँ पे एक साइड से अल्काइल, दूसरे साइड से भी अल्काइल, और तीसरा आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो इसका भी ऑक्सीडेशन लेवल 1 हो गया। अब नेक्स्ट, इस कार्बन से आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और देन यहाँ CH3 जुड़े हुए हैं, 3 CH3 जुड़े हुए हैं, तो ये भी ऑक्सीडेशन लेवल 1 में आता है। इसका भी ऑक्सीडेशन लेवल 1 होगा इस कार्बन का भी, क्योंकि इससे केवल एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ा हुआ है। इससे भी आपका केवल एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, एक साइड से केवल जुड़ा हुआ है। तो ये ओवरऑल ऑक्सीडेशन लेवल 1 की बात थी। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन लेवल 2 की। देखिए बच्चों, ऑक्सीडेशन लेवल 2 कब होता है? देखिए, ऑक्सीडेशन लेवल 2 समझने से पहले एक चीज और ऑक्सीडेशन लेवल 1 में रह गई है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले रहे हैं आप, जहां भी ये कंडीशन होगी आपकी, ये कंडीशन होगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इस केस में भी इसका ऑक्सीडेशन लेवल 1 होगा। जैसे बेंजीन में हम लेते हैं, बेंजीन में मैंने कहा कि भाई ये इस कार्बन का ऑक्सीडेशन लेवल क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन लेवल भी 1 होगा। तो पर्टिकुलर कार्बन के बेस पर आप पता करते हैं। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे हमने लिया है इमीन कंपाउंड लिया हुआ है, ऑक्सीडेशन लेवल 2 क्या होता है? जब कार्बन दो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच्ड हो, या कार्बन दो टाइप से जुड़ा हो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से, तो उसको ऑक्सीडेशन लेवल 2 कहा जाता है। जैसे इमीन है, अब इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम तो एक है, लेकिन ये समझा जाता है इसको ये समझा जाता है बच्चों, कार्बन दो टाइम आपके नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन लेवल कितना हो जाएगा? 2। ठीक, इसका ऑक्सीडेशन लेवल क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड लिया है मैंने, डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो इसका मतलब ये दो ऑक्सीजन से 2 बार जुड़ा हुआ है। ये इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि ये सिंगल बॉन्ड से एक बार इससे जुड़ा हुआ है, एक बार इससे, मतलब 2 टाइम जुड़ा हुआ है। दिस इज नॉट ए सिंगल बॉन्ड, दिस इज द टाइम, कितने टाइम आपका ऑक्सीजन अटैच्ड है कार्बन से। नेक्स्ट एग्जांपल इमीन का, जो पहले डिस्कस कर चुके थे। यहाँ नाइट्राइल का देखिए, और ये आप कार्बन है, यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है, तो एल्काइन इस टाइप से है ये। तो इसका ऑक्सीडेशन लेवल, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड हैं, एल्किन में हमने 1 पढ़ा था, तो उससे ऊपर का ऑक्सीडेशन लेवल एल्काइन का होगा, जिसका ऑक्सीडेशन लेवल क्या होगा? 2 होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन लेवल 3 क्या होता है? कार्बन बॉन्डेड विथ 3 इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। जैसे यहाँ पे आपके 3 मिथॉक्साइड ग्रुप से अटैच्ड है कार्बन, तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन लेवल कितना हो जाएगा? 3। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, और डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि 2 टाइम जुड़ा हुआ है ये, और ये एक बार OH है, तो ओवरऑल ये कितने टाइम जुड़ रखा है ऑक्सीजन से? 3 टाइम, तो इसका ऑक्सीडेशन लेवल भी 3। अब यहाँ कार्बन नाइट्रोजन से 3 टाइम, 1 2 3, तो इसका ऑक्सीडेशन लेवल भी 3। अब ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, तो इसका ऑक्सीडेशन लेवल कितना होता है? 1, और ये 2 इलेक्ट्रोनिगेटिव जुड़े हैं, तो 1 + 2 कर दोगे तो 3। तो ओवरऑल ये आपका ऑक्सीडेशन लेवल 3 के एग्जांपल्स थे। ऑक्सीडेशन लेवल 4 क्या होता है? जब कार्बन आपके 4 इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से, या 4 बार इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच्ड हो, तो उसको आप कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन लेवल 4। अब यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्सीडेशन लेवल देखिए,
1, 2, 3. There are 4 chlorine attached with central carbon. It means that the oxidation level of this carbon is 4. और यहाँ पे भी इस कार्बन का ऑक्सीडेशन लेवल देखिए, एक बार इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, एक बार इस ऑक्सीजन से जुड़ा है और 2 बार नाइट्रोजन से जुड़ा है। मीन्स इसका भी ऑक्सीडेशन लेवल 4, इसका भी डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन, तो ये 2 टाइम ऑक्सीजन से, 1 टाइम ऑक्सीजन से, देन NH2 से जुड़ा हुआ है, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन लेवल कितना हो गया 4। और यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ऑक्सीडेशन लेवल 4। CN का मतलब एक बार नाइट्रोजन से, दूसरी बार नाइट्रोजन से, तीसरी बार नाइट्रोजन से, देन नाइट्रोजन से, तो इसका ऑक्सीडेशन लेवल भी क्या हो जाएगा 4। हाँ, ये एग्जांपल थोड़ा गड़बड़ हो गया है। इसमें देखिए रिएक्शन में कर रहा हूँ एक, जैसे CH3 या इसका एग्जांपल ऐसे कर लेते हैं, CH3 CH2। ये इसका जब आप क्लोरीनेशन करते हैं, सभी बच्चों को बताया फोटो रेडिएशन की प्रेजेंस में जब आप क्लोरीनेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है, मेजॉरिटी में आएगा होमोलैटिक फ्यूजन के थ्रू। तब जाके इसमें आपने इसका हाइड्रोलिसिस कराया H2 पॉजिटिव एसिटिक मीडियम में, तो ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। देन इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया आपने, मान लो आपने जोन्स रिएजेंट यूज किया, CrO3 और H2SO4 लिया, तो ये आपका क्रोमिक एसिड जब ऑक्सीडाइज कर देगा तो ये आपका कीटोन में कन्वर्ट करेगा। तो इस रिएक्शन में हम कैसे पहचानेंगे कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन लेवल यहाँ पे कितना है 0, इसका ऑक्सीडेशन लेवल कितना है 1, इसका ऑक्सीडेशन लेवल कितना है 1, इसका ऑक्सीडेशन लेवल कितना है 2। तो ओवरऑल जब 0 से 1 में जा रहे हैं तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। अब ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सेकेंड ऑक्सीडेशन लेवल सिमिलर, कोई चेंज नहीं आया, और जो थर्ड रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन लेवल बढ़ गया, तो ये भी कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को पहचानने का तरीका ये होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन लेवल बढ़ता है और रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन लेवल डिक्रीज होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, मान लो आपका ये चेंज हुआ CH3Cl में, देन ये चेंज हुआ CH3OH में, देन ये चेंज हुआ आपका फॉर्मल्डिहाइड में, देन ये चेंज हुआ आपका फॉर्मिक एसिड में, देन ये चेंज हुआ आपका CO2 में। तो बहुत सारे बच्चे इसको नहीं बता पाते हैं कि भाई जब आपका फॉर्मिक एसिड से कार्बोक्सिलिक कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो ये कौन सी रिएक्शन होगी। इसको तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से ऑक्सीडेशन लेवल 2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये 3 में कन्वर्ट हो रहा है, और 3 से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 4 में। तो ये रिएक्शन भी आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो इसको जनरली ऐसे समझाएंगे आप एग्जामिनर को, और इसमें मैक्सिमम एग्जांपल्स आप देंगे तो बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन में। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन हम एल्कीन पढ़ रहे हैं। ऐसे ही एल्केन का ऑक्सीडेशन नहीं हो, एल्केन का ऑक्सीडेशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है एल्कीन का। देन एल्केन का हम बताएंगे कैसे उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो सबसे पहली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो इसके ऑक्सीडेशन लेवल कितना होता है, इसका ऑक्सीडेशन लेवल होता है एल्कीन का क्या 1। तो ऑक्सीडेशन लेवल 1 से किस में कन्वर्ट होना चाहिए रिएक्शन में, 2 में या फिर 3 में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी जाके वो रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन कहलाएगी। तो इपॉक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, सबसे पहली बात तो इपॉक्सीडेशन में क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये CH2 कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा 3 मेंबर्ड
ऑक्सीजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में। तो इस रिएक्शन को इपॉक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन दो टाइप की होती है। पहला है इलेक्ट्रोफिलिक इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिएजेंट हैं वो रिएजेंट भी दो पार्ट में हमने क्लासिफाई किए हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट होंगे जिसको आप इलेक्ट्रोफिलिक इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। सेकंड रिएजेंट हैं न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें जो रिएजेंट है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। देखिए जो इलेक्ट्रोफिलिक इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट के जो एग्जांपल्स हैं जिसको लिया जाता है एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। सभी बच्चों को बताया कि मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। नेक्स्ट ट्राईफ्लोरोपरबेंजोइक एसिड, माइनस आई इफेक्ट के कारण ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपका इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। H2O2 इन एसिडिक मीडियम के कारण ये भी आपका इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट है। H2O2 एज ए एसिडिक एसिड, यहाँ पे हमने थोड़ा सा वीक एसिड लिया है एज कंपेयर टू दिस H पॉजिटिव, सो दैट दिस वन आल्सो electron deficient epoxidizing agent. Next one is tertiary butyl peroxide. This one also electron deficient epoxidizing agent. And nucleophilic epoxidizing agent, electron rich epoxidizing agent is hydrogen peroxide in basic medium. Next slide. The important feature of electron deficient epoxidizing agent: metafluoroperbenzoic acid, trifluoroperbenzoic acid, H2O2 in acidic medium, H2O2 in acetic acid medium, tertiary butyl peroxide. These reagents are applied in isolated double bond. It can change double bond to three-membered oxygen containing heterocycles oxidanes. Epoxidation is completed in concerted step and proceeds through transition state. Steric hindrance is predominant in overall mechanism. The stereochemistry depends on the steric factor in overall. फर्स्ट वन इज मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। क्या होता है देखिए, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। ये मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सभी बच्चे ये देख लें कि भाई ये आपका रिएजेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव कर रहा है। देखिए कैसे कौन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव करेगा। देयर आर 3 ऑक्सीजन in which this one is shifted toward this oxygen. It means that this carbon contains electron deficiency, and this deficiency is completed via this lone pair of electron, and the charge on this oxygen is positive. तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बगल में भी लोन पेयर कंटेनिंग ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। मीन्स जो ये C वाला ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन बिहेव्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और सभी बच्चों को पता है कि जो एल्कीन होते हैं वो एल्कीन आपके पाई बॉन्डेड होते हैं, और पाई बॉन्ड आपके प्लेन के ऊपर और नीचे ये मूव रिवॉल्व करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा सबसे पहले ऑक्सीजन पे। ध्यान से देखिएगा, इसके मैकेनिज्म ध्यान से समझ लीजिए।
मैं इसको अलग पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. At first, this bond shifted toward this direction, either direction. And this carbon attack on this oxygen because of this oxygen is electrophilic in nature. Then this bond shifted toward this oxygen. जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव. जब इसकी ओर ब्रेक हुआ तो इस पे चार्ज आ गया क्या, न्यूट्रल. देन oxygen contain one lone pair of electron attack on this carbon. Then the oxygen contain positive charge. This positive charge is neutralized via donation of electron from hydrogen, and this oxygen which is negatively charged, or this oxygen which is negatively charged attack on this hydrogen. And overall the conversion of this reaction into this type, you can say this oxygen is this reaction. The overall reaction is completed in single step. जब हम इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, क्योंकि कंप्लीट तो होता है लेकिन जो रिएक्शन प्रोसीड होगी ट्रांजिशन स्टेट से कंप्लीट होगी. जैसे आपने यहाँ पे बनाया, सॉरी हाइड्रोजन, देयर आर हाइड्रोजन, कार्बन, R, H. In this direction, the double bond is bond breaking. From this direction, bond formation with oxygen. From this direction, bond formation from this direction. तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग को मैं BB लिख देता हूँ और बॉन्ड फॉर्मेशन को मैं BF लिख देता हूँ, BF लिख देता हूँ. और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है. और ये ऑक्सीजन आपका अटैच्ड है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ मान लो फिनाइल ग्रुप है, देन मेटा पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है. ये आप समझ सकते हैं, इसको मैंने फिनाइल मान रखा है इस वाले कंडीशन में. तो यहाँ पे देखिए, दिस बॉन्ड ऑल्सो ब्रेक डाउन, नहीं फॉर्म, दिस बॉन्ड इज formed, this bond is break, and oxygen and hydrogen form this bond. तो ओवरऑल आप इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय डैगर. इसको आप डैगर से रिप्रेजेंट करेंगे. देन दिस वन कन्वर्ट इनटू दिस epoxide product. In this reaction, the R group are cis to each other, या आप कह सकते हैं कि यह एल्कीन आपका सिस एल्कीन है, और इसकी प्रोडक्ट भी एज इट इज आपके सिस की तरह ही मिले. अब देखिए, इस ओवरऑल रिएक्शन को स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बोला जाता है. जो इपॉक्सीडेशन रिएक्शन होती है, पहली बात वो सिन एडिशन से होगी. कौन से एडिशन से होगी, सिन एडिशन से होगी. और स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर पूछी जाती है और या आपको राइट नोट करने के लिए आता है, तो जब इसका कंप्लीट रिएक्शन आप जब देते हैं तो स्टीरियोकेमिस्ट्री किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की देना ना भूलें. तो ऑर्गेनिक में जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है इपॉक्सीडेशन की, वो होती है स्टीरियो स्पेसिफिक.
स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो स्पेसिफिक मीन्स जो सिस एल्कीन है, सिस ऑक्सीजन ही बनाता है, इपॉक्साइड ही बनाते हैं सिस, और ट्रांस वाले ट्रांस ही बनाते हैं। सिस एल्कीन लिया, सिस का ही इपॉक्साइड बना आपका, और ट्रांस एल्कीन लिया, ट्रांस का ही इपॉक्साइड बनेगा। तो ऐसे करके इस रिएक्शन को कहा जाता है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपका जो होमवर्क होगा, कितने बच्चे इस वीडियो को देखते हैं इससे भी पता चल जाएगा कि मुझे कितने बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड के साथ जो मैकेनिज्म होगी उसकी मैकेनिज्म आप कंप्लीट करेंगे। पहली बात ये समझ लेना है। और मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड आपका इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर ही अटैक करता है। एक रिएक्शन ये भी आप कंप्लीट करके मुझे जैसे ही आप वीडियो देख लेंगे उसके बाद शेयर करेंगे। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ग्रुप में कि भाई इसको आप शेयर करो। आप इसको जैसे ही वीडियो देख लेते हैं इसको आप शेयर करेंगे। यहाँ पर 2 टाइप के एल्कीन हैं, ये समझ सकते हैं आप। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगे हुए हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगे। तो मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि ये ऑलरेडी कैसा रिएजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट है। ठीक है, ठीक है, ओके। इसके बाद का जो टॉपिक होगा इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमने शार्पलेस इपॉक्सीडेशन, मेटल कैटेलाइज्ड बेस्ड इपॉक्सीडेशन हमने थोड़ा देखना है इसमें, और कुछ कॉन्जुगेटेड एल्कीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो एल्कीन है उनके कैसे इपॉक्सीडेशन होते हैं, क्या उसके लिमिटेशंस होती हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।